है वो सेवन सिंस थ्योरी पढ़ने वाले हैं गांधी जी की। सेवन सिंस महात्मा गांधी ने यंग इंडिया जर्नल जो था महात्मा गांधी का, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, वहां पर उन्होंने कहा कि भाई इंसानों को 7 दोषों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने एक लिस्ट बनाई 7 दोषों की, भाई इन दोषों को मत आप कभी भी क्या करना, अपनाना, ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, तो ये दोष, क्योंकि अगर ये दोष हो गया ना संसार के अंदर तो पूरा सोशल फैब्रिक जो हो जाएगा वो तबाह हो जाएगा। महात्मा गांधी इस तरह से बोलते हैं कि इन 7 दोषों से भाई दूर रहना। अगर ये 7 दोष आ गए यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, तो ये 7 दोष जो है किसी को भी, कोई सी भी सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह कर सकते हैं। और ये इन अगर दोष से मुक्त हो गई सोसाइटी, तो सोसाइटी बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के क्या वो 7 सिंस हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। और 7 सिंस के अंदर एक एक को लेकर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, राइट। तो देखिए, महात्मा गांधी जर्नल यंग इंडिया पब्लिश्ड ए लिस्ट ऑफ 7 सोशल सिंस। सोशल सिंस सामाजिक एक तरह से अपराध। गांधी wrote that they apply to all individual action and had the ability to destroy the social fabric of the community। ठीक है, और यहां पर अगर हम 7 सिंस की बात करें तो ये अपने 7 सिंस है। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियन, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। एक एक करके सबको पढ़ते हैं और इसके अंदर एक एक के अंदर काफी कुछ कंटेंट आप इसके अंदर देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्थ विदाउट वर्क। आपको वेल्थ विदाउट वर्क से समझते हुए महात्मा गांधी की ब्रेड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड एंड लेबर, ब्रेड लेबर थ्योरी आपको याद आ गई होगी, है ना। ब्रेड लेबर थ्योरी याद आई होगी, वो भी इससे रिलेटेड। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर आप बिना काम किए अगर आप पैसा कमा रहे हैं, बिना काम करे अगर आप क्या हो रहे हैं, पैसा को कमा रहे हैं, तो वो पैसा एक तरह से क्या है, आपका कमाना, पैसा कमाना, दैट इज इज सिन। वो वेल्थ जो है विदाउट वर्क, दैट इज व्हाट, दैट इज द सिन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं वो एक तरह से अपराध ही है, वो एक तरह से बहुत बड़ा सोशल सिन है। और यहां पर आपको अपरिग्रह वाला कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, अपरिग्रह, अपरिग्रह वाला कॉन्सेप्ट। वहां पे महात्मा गांधी ने ये कहा था कि एक्यूमुलेशन मत करना, एक्यूमुलेशन इज जस्ट लाइक स्टीलिंग समबडीज, है ना, कि किसी का कुछ चुराना, दैट इज नोन एज अपरिग्रह। कि अपनी नीड से ज्यादा अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी का क्या कर रहे हैं, किसी की चीजों को चुरा रहे हैं। इस तरह से गांधी ने बोला था। तो अपरिग्रह वाला कॉन्सेप्ट, ब्रेड लेवल वाला कॉन्सेप्ट, ऑल दिस कॉन्सेप्ट लीड्स टुवर्ड द वेल्थ विदाउट वर्क, जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कि अगर आप बिना काम करे अगर वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द ग्रीड इन द सोसाइटी। ग्रीड होगी, इसके अंदर क्या होगा, सोसाइटी विल बिकम इनइक्वालिटी, बिकॉज जो काम कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसका सारा पैसा आप कमा रहे हैं। ठीक है, आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आपके पास वेल्थ आ रही है, तो मतलब क्या है, कोई आपके लिए काम कर रहा होगा और उसका खून चूस कर आप क्या कर रहे हैं, वेल्थ कमा रहे हैं। तो महात्मा गांधी कहेगी ऐसा सोसाइटी चलेगा ना तो दैट्स विल लीड्स टुवर्ड द ग्रीड इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर एक तरह से इनइक्वालिटी की रेट हो जाएगी वेल्थ विदाउट वर्क के अंदर, है ना। और गांधी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, गांधी ने वेल्थ विदाउट वर्क वाला कॉन्सेप्ट, ये गांधी ने जमींदारी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए बोला था। जमींदारी सिस्टम आपको पता है, भारत के अंदर जमींदार्स वाला कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स होते थे, बीच में जमींदार्स होते थे, और यहाँ पर फिर उनके पास एक लैंड होती थी जिसके वो ऑनर होते थे जमींदार्स, और उसके ऊपर जो काम करने वाला होता था वो टीनेंट होता था। रात दिन पसीना ये टीनेंट बहाए और मोटी कमाई कौन खा जाए, जमींदार और ब्रिटिशर्स। जो काम कर रहा है उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है और जमींदार और ब्रिटिशर्स के पेट मोटे होते जा रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेल्थ विदाउट वर्क। रात दिन टीनेंट काम कर रहा है, जमींदार की ऐश हो रही है, ब्रिटिशर्स की ऐश हो रही है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर बड़े कन्फ्लिक्ट्स हुए, पीजेंट रिवोल्ट कितने हुए भारत के अंदर, आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे।
यहाँ पे सोशल जस्टिस इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई सिस्टम के अंदर, सोशल जस्टिस के लिए बहुत लड़ाइयां हुई, सोसाइटी की फैब्रिक जो है पूरी खराब करके रख दी इन्होंने। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, गांधी एम्फेसाइज द एथिकल इंपेरेटिव ऑफ द हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हमको करना चाहिए। और गांधी ने अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइड लेबर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर यही बात बोली कि कम से कम आपको इतना काम तो करना चाहिए कि आपने जितना खाया उतना तो काम आपको करना चाहिए। He believed that the wealth must be earned through labor and the honest effort. आप effort लगाओ honest. It can be your skill, it can be your intellectual labor और it can be your physical labor. But भाई सीट पे बैठ के बस बैठ के तो काम नहीं करना होता ना, कि बैठ गए बस आप और आपके लिए लोग बाग काम कर रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं दे रहे और सारा का सारा प्रॉफिट आप ले रहे हैं। एक्यूमुलेटिंग वेल्थ विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, बिना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे सारा का सारा पैसा अपना मानना, ब्रीड्स ग्रीड, एंटाइटलमेंट एंड इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। ठीक है। गांधीजी's idea originate from the ancient Indian practice of the tenant farmers, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। The poor were made to slog on the farm while the rich racked the all the profit, सारा प्रॉफिट रिच खा जाता था, दैट इज जमींदार। तो इस तरह का सिन अगर आपको यही बोल दे कि भाई ये एक तरह से पाप है, वेल्थ विदाउट वर्क, विदाउट वर्क ये एक बहुत बुरा पाप है, तो इससे आपको क्या एक एनकरेजमेंट मिलेगा ना कि आप वर्क की वैल्यू समझोगे। अगर आप इसको आत्मसात कर लो, अगर आप सोचो अभी तक हमने गांधी जी को जो पढ़ा है उसकी सारी बातें हम आत्मसात कर ले तो हम कोई अलग ही मानव ना बन जाए, सुपर ह्यूमन। एक ऐसा आदमी जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोच रहा हो, एक ऐसा आदमी जो कि गॉड के बारे में, गॉड की जो है सर्च ऑफ गॉड के अंदर जा रहा है, एक ऐसा आदमी जो अपरिग्रह कर रहा है, ज्यादा कुछ उसको नहीं करना है, ठीक है, इकट्ठा नहीं करना है उसको, दूसरों के अंदर बांट दे रहा है, ट्रस्टीशिप थ्योरी को फॉलो कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो अपना काम खुद कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर। और फिर ये सेवन सिंस, और भी एक ऐसा आदमी जो कि रिलीजियस डायमेंशन को फॉलो कर रहा है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है? और फिर ये सेवन सिंस जिसके अंदर वो वेल्थ विदाउट वर्क नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसको लगता है ये पाप है, और इस पाप से उसको वैल्यू ऑफ वर्क समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो sin है ये एक तरह से एनकरेज कर रहा है कि ये पाप है, देखो, तो एनकरेज कर रहा है सोसाइटी को कि सोसाइटी को कि सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को एक्यूमुलेट ना करें, हम क्या करें, वैल्यू ऑफ वर्क करें। ये जो sin है ये बता रहा है कि सोशल जस्टिस शुड बी देयर इन द सिस्टम, है ना। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मजदूर काम करता रहे और सेठ आदमी जो है उसको लूटता रहे, उसको खाता रहे। ठीक है। तो यहां पर देखो, दिस sin encourages individual and society to value work and effort over mere accumulation of the wealth. It raises question about the social justice and economic system that allow for the inherited wealth and unearned privileges. जो privileges होते हैं समाज के अंदर उनके बारे में क्वेश्चन करता है ये sin जो है, राइट। सोशल जस्टिस के बारे में क्वेश्चन करता है, इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही, कंसंट्रेशन वेल्थ, उसके बारे में ये क्वेश्चन करता है। ठीक है। तो पहला सिन समझ में आया, वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन अकॉर्डिंग टू गांधी। कहीं पे भी चिपका सकते हो उसको, है ना, ये सारे सिंस को कहीं पे भी आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी इन हिज सेवन सिंस थ्योरी स्टेटेड दैट वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन। लो, कभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लिख रहे हो तुम पे। सेकंड है प्लेजर विदाउट अ कॉन्शन, प्लेजर विदाउट कॉन्शन, अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज सुनना, मतलब तुम एथिकल जा रहे हो। पर एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कि जब हम पहली बार चोरी करते हैं तो हमारा दिल कांपता है, रूह कांपती है थोड़ी सी, क्या हम क्या कर रहे हैं। वो हमारी अंतरात्मा है जो हमको कचोट रही है। दूसरी बार चोरी करते हैं तो अंतरात्मा थोड़े धीरे बोल रही है, बोल तो रही है पर धीरे बोल रही है, कांपते रहो पर धीरे कांपो। पांचवी छठी बार तक अंतरात्मा को तुमने दबा दिया, अब तुम्हें आने लग गया मजा चोरी करने के अंदर। अब तुम्हारी कॉन्शियस तुम्हारे साथ नहीं है, तो प्लेजर तो हो रहा है, तुम्हें मजा तो आ रहा है, पर विदाउट कॉन्शियस। एक मजा ऐसा आता
जिसमें तुम्हारी कॉन्शियस तुम्हारे साथ है। जैसे तुमने मान लीजिए किसी की हेल्प करी, परोपकार करा, तब भी मजा आता। तो तब जो मजा आता वो तो कॉन्शियस के साथ था। और प्लेजर विद कॉन्शियस जो होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज हैप्पीनेस। वो आपको हैप्पीनेस होती। किसी की हेल्प करके देखो, अंदर से कितनी खुशी होगी। समझ में आ रहा है? अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो अंदर वाली खुशी जो है वो कैसे आएगी, जब कॉन्शियस के साथ आपको प्लेजर हो रहा है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग प्लेजर के ऊपर जाएंगे, है ना। उनका बिहेवियर प्लेजर को अटेन करने का है। इससे का दूसरे आदमी को दुख पहुंच रहा हो, दूसरे आदमी को हार्म पहुंच रहा हो, वो अपना जो है विदाउट इथिक्स काम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर फॉर देम। और ये महात्मा गांधी के हिसाब से क्या है, महात्मा गांधी के हिसाब से दिस इज सिन। प्लेजर इज नॉट सिन। महात्मा गांधी कह रहे हैं बिना कॉन्शियस का प्लेजर, तो मतलब तुम अनइथिकल कर रहे होगे कुछ ना कुछ, तभी बिना कॉन्शियस तुम्हारे साथ नहीं है। तो महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि एंगेजिंग इन प्लेजर सीकिंग बिहेवियर विदाउट कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर्स और एथिकल इंप्लीकेशन इज सीन एज ए सिन बाय द महात्मा गांधी। इससे क्या होगा, आप सेल्फ इंटेलिजेंस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ द मोरल इंटेग्रिटी। आप अपने आप को क्या करने लग जाएंगे, अपने आप का वेलफेयर करने लग जाओगे और मोरल इंटेग्रिटी के ऊपर। तो आपको मजा आ रहा है बिना आपकी कॉन्शियस के, इसका मतलब गड़बड़ है साहब, आपने अनएथिकल मीन्स को यूज करा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको मजा आ रहा है ड्रग्स लेने में, जहां पर कॉन्शियस आपकी दबा दी गई है, आपके ड्रग्स के द्वारा कॉन्शियस ही दबाई जाती है, और क्या होता है, ड्रग्स लेके आदमी किसी का खून भी कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस है ही नहीं साथ में। भाई कॉन्शियस को तो आर्टिफिशियली हमने दबा रखा है कि तेरे को कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप बैठी रहे। अल्कोहल ड्रग्स के बाद आदमी ऐसे शेर बना के घूमता है, क्योंकि उसके कॉन्शियस उसके साथ नहीं होती। नहीं तो कॉन्शियस रोके, पागल है क्या, क्या कर रहा है ना। वो आदमी जो कुछ नहीं कर पाता है, एक चींटी नहीं मार सकता है, वो आदमी मार देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियस उसके साथ नहीं है। पहले उसकी कॉन्शियस उसके साथ थी, पर उसने ड्रिंक करी, एक्सेसिव ड्रिंक करने से उसकी कॉन्शियस को उसने दबा दिया कि भाई देख, तू 2 घंटे तक, जब तक मेरे अल्कोहल का असर रहे, तू कुछ नहीं बोलेगी कॉन्शियस। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण इस तरह तो देखो, पीपल फाइंड इमेजिनेटिव एंड डेंजरस वे ऑफ द ब्रिंगिंग एक्साइटमेंट। प्लेजर के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। तो देयर सर्च फॉर द प्लेजर एंड एक्साइटमेंट ऑफन लेड अप कॉस्टिंग सोसाइटी वेरी हेवीली। बहुत सोसाइटी के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। टेकिंग ड्रग्स एंड प्लेइंग डेंजरस गेम्स कॉज अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो अवॉइड कर सकते थे हेल्थ प्रॉब्लम, वो हो जाती है। दैट कॉज द वर्ल्ड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी। आप देखें कि बहुत सारे, जो अगर मान लीजिए पूरे संसार के अंदर लीवर खराब हो रहा है किसी का, राइट, किसी की किडनी खराब हो जा रही है, क्यों? ड्रिंक करने के कारण। और ड्रिंक करने से क्या मिल रहा है? प्लेजर मिल रहा है। पर इसमें कोई कॉन्शियस नहीं है आपका साथ में। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए कोई भी ड्रिंक नहीं करे समाज के अंदर, तो कितने बिलियंस ऑफ रुपीस बच जाए। समझ में आ रहा है? तो भाई सर, हमको कॉन्शियस के साथ प्लेजर कब मिलेगा? जब आप दूसरों की किसी मदद मदद करोगे, किसी को नीड है मदद की, और आप उसको क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो। जब आप केयर करोगे, इन सब से भी मजा आता है भाई, इन सब से भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और कॉन्शियस भी तुम्हारे साथ रहती है। अच्छे रिलेशन बनाओगे, एथिकल काम करोगे, तब भी तो प्लेजर आ रही है, उसको आराम से एंजॉय करो। और दैट प्लेजर इज एंड्यूरेबल। ठीक है, वो प्लेजर 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 जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा आपके पास। ठीक है, एंड्यूरिंग प्लेजर जो होता है ना, आगे चलकर वही चीज महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, अगर आप मैनकाइंड की हेल्प करोगे, मैनकाइंड का वेलफेयर करोगे, राइट, तो दैट विल लीड्स टुवर्ड द सत चित आनंद की बात करी थी अपन ने ट्रुथ के अंदर। सत चित और आनंद वाली जो ब्लिस वाली फीलिंग थी, वो चीज है ना। सब कुछ याद रखो, देखो, कोई भी चीज ऐसे आपको मिस नहीं करनी है, और हर चीज लिंक्ड हो रही है कहीं ना कहीं। तो Gandhi believed pleasure must come from within the soul and excitement from the serving the needy, from caring for the family, children's relatives, building sound human relationships, and can be exciting and adventurous activity. Right? This sense calls for the introspections regarding the sources of our pleasure. ये sin हमको क्या करता है, मजबूर करता है कि ये सोचे
कि यार हमारी जो प्लेजर है क्या वो ठीक ठाक प्लेजर है, हमको जो मजा आता है, हम जो ड्रिंक करके ऐसे घूमते हैं, ड्रिंक करके पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या ये ठीक चीज है? क्या ये प्लेजर जो है वो एथिकल है ना? जो हम इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसकर हमको जो प्लेजर मिल रही है, क्या वो ठीक है? क्या हम जो करप्शन से पैसा कमा रहे हैं उससे जो हमको प्लेजर मिल रही है, क्या वो ठीक है? क्या हम इतने सेल्फिश होकर जो प्लेजर ले रहे हैं दूसरे को दुख पहुंचाकर प्लेजर ले रहे हैं, क्या वो ठीक है? ये हमको क्वेश्चन करता है हमारी, है ना, ये वाला sin. तो दिस sin calls for introspection regarding the sources of our pleasure and whether they are ethical. Engaging in the hedonistic activities without regard of their impact on others foster culture of selfishness and irresponsibility. ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। ये क्या कर रहे हैं? प्लेजर विदाउट कॉन्शन। तो हम वेल्थ विदाउट वर्क और प्लेजर विदाउट कॉन्शन पढ़ चुके हैं। तीसरा जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी बात करी थी कि हर किसी को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए साहब। पॉलिटिक्स के अंदर वही बंदा जाए जो स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर बहुत ही अच्छा है, जो एथिकल डायमेंशन में बहुत अच्छा है। हर एक का काम नहीं है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना, समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स के अंदर देयर शुड बी रिलीजन विदाउट पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन सॉरी इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। और रिलीजन महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे धर्म की बात कर रहे थे महात्मा गांधी, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। तो वही चीज इसके अंदर बोली गई है कि अगर कोई मान लीजिए ऐसा पॉलिटिशियन चल जाए जो कि अनएथिकल है, तो करप्शन ही करप्शन करेगा, वो लोगों की वेलफेयर थोड़ी ना कर पाएगा। और महात्मा गांधी बोलते हैं अगर आपको वेलफेयर करना है ना लोगों का, सर्विस फॉर मैनकाइंड, तो पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करनी होगी, है ना? ये भी बोलते हैं, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए, पार्टीजन पॉलिसी, पॉलिटिक्स, लॉबिंग, bribing and other form of the malpractices that are so rampant in the politics today is unprincipled। तो आप यहाँ पे लिखोगे आज के टाइम पे महात्मा गांधी का क्या रेलेवेंस है? ये रेलेवेंस है साहब। आज पॉलिटिक्स देखो, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है हर जगह। लॉबी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, इतने पैसे दे रहे हैं, पैसे दे दे के टीम में रख रहे हैं, किसी सरकार को गिरा देते हैं, कोई सी सरकार को बना देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये अनप्रिंसिपल्ड है। दिस इज नॉट प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स। समझ में आ रहा है? जब अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि भाई अगर ऐसे तोड़ मोड़ की सरकार बनाना जो है, ठीक है, जो लॉबिंग करके सरकार बनाना है, उस सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, मतलब हाथ से छूना तो दूर की बात करो, तो दैट इज प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो वी क्रिएट पावर ग्रुप्स टू लॉबी फॉर आवर कॉज एंड आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अचीव आवर गोल्स, राइट? गांधी जी एक्सप्रेस्ड हिज फर्म फेथ इन द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना? This means that if politics was to be blessing and not a curse to the mankind, पॉलिटिक्स को एक तरह से ब्लेसिंग होनी चाहिए मैनकाइंड के लिए, कर्स नहीं होना चाहिए। वही पॉलिटिकल आदमी अगर मान लीजिए ऐसा हिटलर जैसा आदमी पॉलिटिक्स में चला जाएगा, तो दैट विल बी ए, अगर आप देखेंगे, कर्स फॉर द मैनकाइंड। लोगों को जिंदा जला दे रहा है मशीन में डालकर, इससे ज्यादा क्या कर्स होगा और मैनकाइंड के लिए? तो पॉलिटिक्स शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द हाईएस्ट एथिकल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, ये महात्मा गांधी इस तरह से बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? गांधी एक्सप्रेस इज फर्म फेथ इन द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और गांधी बोलता है हाईएस्ट एथिकल एंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल होने चाहिए। तो प्रिंसिपल विदाउट पॉलिटिक्स गांधी कहते हैं सिन है, सॉरी, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है ना। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। आपको नॉलेज है ना, बट आप कैरेक्टर लेस हो, बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है भाई। या तो अगर मान लो आपको नॉलेज है तो आप क्या करोगे? तिगड़म लगा ही दोगे कहीं ना कहीं, है ना? अगर आपको नॉलेज नहीं होती और आप में करेक्टर नहीं होता तो फिर भी ठीक है, फिर भी आप में दिमाग नहीं है ना, आप कहाँ कुछ कर पाओगे? पर यहाँ पे नॉलेज विदाउट कैरेक्टर बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो महात्मा गांधी ऐसे बोलते हैं कि एक पर्सन मान लीजिए एजुकेटेड है, उसको सब रूल्स रेगुलेशन पता है, और ये बंदा करप्ट निकल जाए ना, तो दिक्कत हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है? तो नॉलेज अगर मान लो किसी को है और वो अनएथिकल पर्सन है,
तो ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारी नॉलेज सिस्टम जो होनी चाहिए ना, दैट शुड बी वैल्यू बेस्ड नॉलेज भी उसके अंदर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बस एकेडमिक नॉलेज के अंदर दे रहे हैं, वैल्यू बेस्ड नॉलेज के ऊपर महात्मा गांधी फोकस करते हैं। क्योंकि नॉलेज क्या है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ आप अगर उसको कोर नॉलेज दे देंगे विदाउट वैल्यू एनरिचमेंट, तो आप देखेंगे वो हो सकता है कि बंदा करप्ट बन जाए। उसके पास दिमाग तो खूब आ गया, चीजें तो उसको सब पता है कैसे क्या चीज होती है, बट वो क्या हो जाएगा, उसका कोई करेक्टर नहीं रहेगा। तो एजुकेशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आपको बताया था स्कूलिंग जब हम पढ़ रहे थे, वैल्यू सिस्टम प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप ऐसा सोचकर देखिए, गांधी जी वाली कहानी याद करिए या फिर वाल्मीकि वाली कहानी याद करिए, ठीक है। तो उसके अंदर जब जूठन उन्होंने लिखी थी, तो मान लीजिए एक ऐसा टीचर जिसके पास नॉलेज तो है, वो अगर मान लो क्या है, अगर पार्शियल है, ठीक है, अगर वो पार्शियल है तो क्या हो जाएगा, वो बहुत सारे समाज को इफेक्ट कर देगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो पार्शियल हो जाएंगे। तो अगर मान लो उसके पास नॉलेज नहीं होता तो वो टीचर ही नहीं होता, तो बढ़िया था ना। नॉलेज नहीं था, करेक्टर नहीं है पर नॉलेज भी नहीं है, तो बढ़िया है। पर करेक्टर नहीं है और नॉलेज भी है, तब डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बिकॉज वो नॉलेजियस पर्सन कहीं क्या होगा, एक पॉइंट पर कहीं एक अच्छी पोजीशन पे बैठा होगा, ऐसी पोजीशन पे जो उसका एक एक्शन काफी लोगों का क्या कर सकता है, काफी लोगों का इफेक्ट कर सकता है। तो वो बंदा अगर करप्ट हो गया और वो अगर अपना नॉलेज है क्योंकि उसके पास, क्योंकि वो पोजीशन पर है इसलिए वो पोजीशन पर है, और वो बंदा करप्ट हो गया, तो दैट विल क्रिएट a very bad impact on the society, or that is very detrimental for the society. I hope you are getting. इसलिए महात्मा गांधी बोलते हैं एजुकेशन जो होनी चाहिए, दैट शुड नॉट इग्नोर करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए उसके अंदर एजुकेशन के साथ, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो कभी आ जाए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो आपको ये लिखना है एग्जाम के अंदर, नॉलेज विदाउट करेक्टर इज ए सिन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू कन्वे यू, राइट। तो यहां पर देखो गांधी क्या बोलते हैं, एजुकेशन दैट इग्नोर्स करेक्टर बिल्डिंग इज एन इनकम्प्लीट एजुकेशन। बिकॉज वो जो आदमी बनाएगा वो आदमी ऐसा होगा जिसके अंदर नॉलेज तो होगी बट उसके अंदर कोई करेक्टर नहीं होगा, विदाउट करेक्टर। आवर ऑब्सेशन विद द मटेरियलिज्म टेंड टू मेक अस मोर कंसर्न अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज सो दैट वी कैन गेट ए बेटर जॉब। जॉब के लिए अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ, है ना। यूपीएससी के अंदर भी तो यही हो रहा था, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए, जॉब मिल जाए, और एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो यूपीएससी ने सोचा भाई एथिक्स का पेपर ही डाल देते हैं, जिससे कि अगर ढंग से इसको पढ़ लोगे, अब यहां पर भी ढंग से पढ़ लोगे तो इसको भी अगर तुम वैसे पढ़ोगे, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, सब्जेक्ट की तरह पढ़ लेते हैं और ये करके वो रट के ये करके आ जाएंगे, तो ऐसा वो क्वेश्चन पेपर ही नहीं देगा तुमको। यूपीएससी की भी तो रिक्वायरमेंट ये है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर वाला बंदा नहीं आ जाना चाहिए यहाँ पर, उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए एथिक्स पेपर डाला गया है। तो यहां पर आपको अपने आप को बदल लो, दैट इज द मोस्ट इजी वे टू सॉल्व दिस पेपर। अपने अंदर मोरल वैल्यू सिस्टम को डेवलप कर लो, तब जाकर तुम इस पेपर को आसानी से कर जाओगे। और अंदर करप्शन रहेगा, अंदर तुम्हारे कुछ ना कुछ सिस्टम रहेगा, स्टीरियोटाइप बना होगा, पेपर में झलकेगा ही झलकेगा। कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आ ही जाएगा। तो लुक्रेटिव कैरियर करियर इज प्रीफर टू एन इलस्ट्रियस कैरेक्टर, है ना। आजकल अगर हम देखें तो भाई कितनी डिग्री है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है, कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करा जाता। आजकल हम देखें तो एजुकेशन क्या है, बस जॉब दिला दो, ऐसी एजुकेशन दे दो हमको, कैरेक्टर से हमको मतलब ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, इस सीन से हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि एजुकेशन के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एजुकेशन के अंदर जो हाईलाइट किया जा रहा है वो क्या करा जा रहा है, एक तरह से सिर्फ और सिर्फ ऐसा एजुकेशन जिससे कि क्या हो, जिससे कि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पैसा कमा लिया जाए, ऐसा एजुकेशन दे दो साहब हमको। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है, मोरल एजुकेशन की जरूरत है। एकेडमिक लर्निंग तो ठीक है, बट उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है। सिटीजन को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, सिटीजन को अपनी ड्यूटी पता होना चाहिए, और सिटीजन क्या कर सकता है, करना चाहिए दूसरों के लिए, वो भी उसको पता होना चाहिए। और सिटीजन को एक तरह से रिलीजियस अप्रोच रखनी चाहिए अपने काम के अंदर, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, एन एजुकेशन दैट इग्नोर कैरेक्टर बिल्डिंग इज एन इनकम्प्लीट एजुकेशन।
our obsession with the materialism tends to make us more concerned about acquiring knowledge that we can get a better job and make more money, right? ऐसी एजुकेशन हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर मांग रहे हैं। lucrative career is preferred to an illustrious character। अच्छे करेक्टर से ऊपर क्या रखते हैं कि भाई पैसा आ जाए अपने पास, राइट? अभी आप देखो, जो आप देखो यूपीएससी के इंस्टीट्यूशन है उसमें भी तो क्या है, उसमें भी यही है। आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं बस, ठीक है? तो बड़े बड़े जो बंदे हैं, जो अच्छे 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 एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर नॉलेज की अपरंपार नॉलेज है पर करेक्टर नहीं है, इसीलिए तो वो जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ। समझ में आ रहा है? वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। और इसी के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो होता है कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। वहां पर कॉमर्स विदाउट मोरलिटी चल रहा है, वो पाप कर रहे हैं, सोशल सिन कर रहे हैं, इसीलिए तो देखो इतना सारा कंफ्लिक्ट हो गया सिस्टम के अंदर। तो महात्मा गांधी को पढ़ाते हैं पर महात्मा गांधी की बात नहीं मानेंगे साहब। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी को फॉलो नहीं करेंगे, महात्मा गांधी के ऊपर आप देखेंगे पूरा का पूरा एथिक्स पेपर पढ़ा देंगे बट उसको फॉलो करेंगे नहीं। दिस सीन अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द एजुकेशन। कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर द मोरल एजुकेशन along with the academic learning, fostering responsible citizens who use their knowledge for the greater goods। इससे क्या होगा भाई, आपके पास अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ग्रेटर गुड कर पाओगे ना। अगर आप अच्छे हो पर तभी कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज तो डेंजरस कॉम्बिनेशन है भाई बहुत, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि भाई लूपहोल्स क्या क्या है लॉ के अंदर, किस तरह से लूपहोल्स को यूज कर कर वो क्या कर सकता है, वो लॉ तोड़ सकता है, लॉ के लूपहोल्स को यूज करके वो अनएथिकल काम कर सकता है। तो ये तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गया ना, फिर तो उसको पकड़ भी नहीं आएगा। वो उसको पकड़ने जाएगा तो वो बोलेगा भाई साहब ये बताओ मैंने कानून कौन सा तोड़ा है। सामने वाला भी परेशान, भाई कानून तो नहीं तोड़ा पर तू अनएथिकल तो काम करा है। मतलब अनएथिकल करा है पर इलीगल तो नहीं कराना, तो तुम मेरे को पकड़ नहीं सकते। तो देखो इसका एग्जांपल, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु यूज देयर एडवांस एजुकेशन टू एक्सप्लॉइट loopholes for the profit at the expense of the environment and community well-being. While knowledgeable, their actions lack the integrity and responsibility that should accompany such knowledge. I hope this is clear to everyone. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो आई होप कि ये आपको इसके अंदर समझ में आ गया। नेक्स्ट और भी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। देखो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन वेलफेयर कर सकते हो। बिल्कुल सही बोला सर। आज साइंस के कारण ही आप देखेंगे बहुत सारी गरीबी हट चुकी है, ठीक है? साइंस के कारण ही बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है हमारे पास कि हमारी लाइफ बड़ी कंफर्ट जोन के अंदर चली गई, कंफर्ट हो गया है लाइफ के अंदर। साइंस से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। पर साइंस ही वो है जिसने एटम बम बनाया। क्यों एटम बम क्यों बना दिया? बिकॉज आपने साइंस को इस्तेमाल करा बट बिना ह्यूमैनिटी के करा। आपने कोई डेवलपमेंट करने के लिए नहीं करा इसके अंदर। एटम बम जब बनाया तो ह्यूमैनिटी आप भूल गए थे, आपने ह्यूमैनिटी को रख दिया उठाकर साइड में, और फिर आपने एटम बम खोजा। वो ही साइंस क्या है, एक न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर कर आपको क्या कर रही है, आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट आपको करा रही है, बहुत लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर जा रही है। और वही साइंस न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर कर ही, न्यूक्लियर साइंस ही एटॉमिक बम बना रही है। तो अगर तुम साइंस को यूज कर रहे हो बिना ह्यूमैनिटी को, तो दैट इज ए वेरी बिग सोशल सेंस, सोशल सेंस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी के अंदर गांधी वांट अगेन द परस्यूट ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस दैट लैक्स कंपैशन एंड एथिकल कंसीडरेशन। जिसके अंदर कंपैशन ना हो, दूसरों के लिए करुणा ना हो और एथिकल कंसीडरेशन ना हो, ऐसा साइंस जो है, साइंटिफिक प्रोग्रेस बड़ी खतरनाक है गांधी जी का। साइंटिफिक एडवांसमेंट शुड एनहांस ह्यूमन लाइफ रेदर देन थ्रेटन इट। ह्यूमन लाइफ को एनहांस करना चाहिए भाई, उसको थ्रेटन क्यों कर रही है साइंस? साइंस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ ऑल। This is science used to discover increasingly more gruesome weapons of destruction that threaten to eventually wipe out humanity. This sin encourages a human approach
ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये सिन क्या करता है, इंसान को सोचने में मजबूर करता है कि साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर ह्यूमन अप्रोच अपन को रखनी होगी। एडवोकेटिंग फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन दैट प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द प्लेनेट। ठीक है, ये हमको करना होगा, राइट। भाई साइंस कितनी अच्छी चीज है भाई। साइंस को यूज करके, जैसे मैंने आज ही इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स क्या है, रेजिलिएंट क्रॉप, ये क्या है, साइंस ही तो है। ऐसी क्रॉप जो कि ना बाढ़ में बहे, ना ड्रॉट में खराब हो, राइट, जिनके ना पेस्ट लगे, ना जिनके अगर हम देखें तो कोई भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के अंदर कुछ उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ऐसी क्रॉप से क्या होगा, बहुत सारे लोगों का पेट भरेगा। नहीं तो आज देखो, आज क्लाइमेट चेंज इतनी ज्यादा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता एग्रीकल्चर। कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी पेस्ट खा गई सबको, कभी क्या हो गया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो अगर हम साइंस को यूज करके क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप बनाते हैं, तो दैट इज गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उससे भुखमरी कम होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, किसानों का वेलफेयर होगा। किसान जो बर्बाद हो जाते हैं ड्रॉट के अंदर, फ्लड के अंदर, वो नहीं होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 1 मिनट के बाद आई विल बी बैक।
चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हमने बोला दैट इज ए बिग सिन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, राइट? चलिए, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर सर्विलेंस के लिए डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, पर ये क्या करती है? ये हमारी प्राइवेसी को वो इन्वेड करती है। या हम देखें डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है ह्यूमैनिटी के लिए। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर देखिए दैट कुड लीड टू द जॉब डिस्प्लेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर सकता है? वो प्रोग्रेस कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सच एडवांसमेंट माइट इंप्रूव एफिशिएंसी बट कुड आल्सो हार्म। तो उसको जब भी इस चीज के बारे में हम बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखकर करना चाहिए कि भाई ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट्स को भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। जो लिमिटेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनको ध्यान में रखते हुए हमको चीजें करनी चाहिए, ऐसा आपको इसके अंदर रखना है, राइट? तो कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज कंसीडर्ड एज ए सिन बाय द महात्मा गांधी। तो एक अपने कॉपी के अंदर एक अच्छा पॉइंट आपको मिल जाएगा, राइट? नेक्स्ट इज रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। भाई रिलीजन क्या होता है? रिलीजन अकॉर्डिंग टू गांधी सर्विस टू मैनकाइंड। उसमें सेक्रीफाइस करना होता है ना, कि आपको सेक्रीफाइस करना है, कि आपको क्या करना है? आपको दूसरे का परोपकार करना है, वेलफेयर फॉर अदर करना है। आपके अंदर एक कंपैशन की फीलिंग होनी चाहिए, दूसरों के लिए करुणा की फीलिंग होनी चाहिए। आपको देखकर आपका हृदय द्रवित होना चाहिए, ठीक है? द्रवित मतलब हृदय के अंदर ऐसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम में है तो आपको उसको, है ना? तो आप देखेंगे ऐसा रिलीजन जो आपको क्या करता है, जो आप जिसके अंदर सेक्रीफाइस ही नहीं है, तो वो काय का रिलीजन? जो आपको किसी मददगार को किसी को मदद की जरूरत है, नीडी पर्सन है, उसको मदद नहीं दे रहे हैं आप, ऐसा रिलीजन का क्या मतलब है? ऐसा रिलीजन जो कि क्या है कि बस खुद, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे रिलीजियस गुरुज ऐसे होते हैं क्या, जो कि बहुत खुद अनएथिकल होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आशाराम बापू जी देख लो, है ना? उनको जब देखा तो ये तो बहुत ही बड़े एक तरह से क्रिमिनल निकले। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ के अंदर कहाँ कोई सेक्रीफाइस। वो तो क्या करें, वो तो ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठ ले। तो एक ऐसा रिलीजियस पर्सन जिस जो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ले रहा है, लोगों को बोल रहा है कि भाई चैरिटेबल एक्टिविटी करो, चैरिटेबल एक्टिविटी करो, चैरिटेबल एक्टिविटी करो, और इसके लिए मेरे को तुम पैसा दो, और उस पैसों का उसने महल बना लिया, चार चार गाड़ियां खड़ी हैं। मैं गया था एक बार, है ना, मेडिटेशन करने। तो मेडिटेशन करने गया था, तो मैंने यहाँ पर देखा कि, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? बट मैंने इस इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हुआ मैं वंस अपॉन अ टाइम, है ना? तो मेडिटेशन जब गया तो 7 दिन का शिविर था वो। वहां पे जो भी लोग थे जो कि यहाँ पर स्पीकर थे एक तरह से, ठीक है, जो कि बता रहे थे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है ना? पैसे से क्या मतलब, ये सब चीजें। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा लैंड। उनको बोलो कि भाई इसको क्या करो, गरीबों में बांट दो। भाई तुम बोलते रहो चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, पर तुमने तो अपने वेलफेयर के लिए ही सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। तो महात्मा गांधी कहते हैं ये ऐसा रिलीजन जिसमें सेक्रीफाइस ही नहीं है, ये कोई रिलीजन होता है? ये तो एक सिन है, ये तो पाप है। गांधी बिलीव दैट ट्रू रिलीजन इज द characterized by the selflessness, compassion, service to the other. Religion that does not inspire individual to make service for the greater good is empty and hypocritical. बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। This sin challenges individual to align their belief with action. It emphasizes the importance of translating religious principle into social action and community service. ठीक है? तो ये sin क्या कहता है? इंडिविजुअल को देखो अपने बिलीव्स और अपने एक्शंस, इनको अलाइन करो। एक तरफ तो कोई कह रहा है कि भाई बहुत चैरिटी करो, और खुद ही तुम पैसा खाकर, तो अपना जो बिलीफ सिस्टम है और अपने जो एक्शन है उसको अलाइन करना चाहिए हमें। हमें रिलीजियस प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए, उसको सोशल एक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, कम्युनिटी सर्विस के अंदर करना चाहिए। बस सुनते रहो, अरे भाई ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और करो कुछ भी नहीं। आपको उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। तभी तो आप क्या होगा, तभी तो आप देखेंगे कि रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एक सिन माना गया है। रिलीजन के अंदर सेक्रीफाइस चाहिए। सेक्रीफाइस मतलब कोई एक्शन तो करो जिससे पता चले कि हाँ भाई तुम रिलीजियस हो। जैसे कि एक रिलीजियस लीडर है जो चैरिटी के बारे में बात तो बहुत करता है,
पर खुद ने कभी आज तक चैरिटी एक्टिविटी नहीं करी, खुद आराम से कंफर्ट में जी रहा है, जबकि उसकी कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही है ना। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, है ना। अब लास्ट जो आपका सीन है दैट इज सेवेंथ सीन, दैट इज कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। तो आप देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सीन है कि आप धंधा कर रहे हैं, कोई कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कॉमर्स कर रहे हैं, पर उसके अंदर एथिक्स नहीं ले रहे। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर आपके वर्कर से पूछो उनकी क्या हालत है, उनका खून आप चूस रखे हैं। तो जब भी आप कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी करोगे तो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की कॉस्ट पे ही करोगे। आपके पास क्या है, आप करप्शन कर करके आपने क्या करा, आपने बिजनेस खड़ा कर लिया। तो जो बंदा करप्शन नहीं कर पा रहा था उसका बिजनेस नहीं हो पाया, तो उसकी कॉस्ट पे आपने बिजनेस खड़ा करा है। और इससे क्या होगा, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी से सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो ऐसा सीन जो होता है, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी अर्जेस बिजनेस टू अडॉप्ट इथिकल प्रैक्टिसेस कंसीडर देयर सोशल एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने सुना होगा, है ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बिजनेसमैन को यहाँ पर मूव करने की बात करेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेवन सिंस। ये सारे सेवन सिंस के बारे में आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिएगा, कई बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बचा है गांधी जी का, वो अपन कंप्लीट करके फिर कल हम मार्क्स स्टार्ट करेंगे, कार्ल मार्क्स। तो ये भी बड़े फिलोसफर हैं, इनको भी समझना पड़ेगा, है ना। फिर हम इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, वो भी एक बड़े फिलोसफर हैं, ठीक है। पहले सारे बड़े फिलोसफर्स को पढ़ लेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर सारे इंडियन फिलोसफर्स पढ़ लेंगे बड़े बड़े, फिर उसके बाद फिर वेस्टर्न फिलोसफर्स पढ़ेंगे, फिर छोटे मोटे फिलोसफर्स हैं जो 10-10 मिनट के हैं, उनको कर लेंगे। तो ऐसे कुल मिला के 30 से 40 फिलोसफर्स आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो आप सोच के देखो, एक महात्मा गांधी को पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर इतनी सारे चीजें आ गई, इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अब इनको सोचना, अब देखो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद को भी करनी पड़ेगी भाई, मैं ही सब कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर कोई गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके वेलफेयर के लिए बोल रहा हूँ कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी यार, इस सिन को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कॉमर्स विदाउट मोरलिटी से निकल कर आया है। तो कभी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो महात्मा गांधी का सिन है एक, ऐसा लिख दो, है ना। ये महात्मा गांधी ने एक सिन माना है इसको, कि कॉमर्स विदाउट मोरलिटी इज ए सिन। इस तरह से तुमको अपनी मल्टीपल डायमेंशंस खुद को सर्च करनी पड़ेंगी। पॉलिटी का पेपर के अंदर कैसे यूज कर सकते हो उसको, सोसाइटी के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। आज ये काम करना, आप 7 सिन अपने सामने रखना, उनके बारे में आपने जो पढ़ा है वो आपने इसके अंदर देखना, ठीक है। जो भी अपनी जो भी नॉलेज है उसके अंदर देखना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप उसको एक तरह से ये देखने की कोशिश करना कि हम इसको इंटरकनेक्टेडनेस कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ चीज लगा सकते हैं। तो आप सबका होमवर्क है ये, हर सिन के ऊपर कम से कम 4 या 5 टॉपिक से इंटरकनेक्ट करके बताओ मेरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। पर दिमाग को जब तक तुम मल्टी डायमेंशन में नहीं लगाओगे, कॉपी के अंदर उतरेगा नहीं वो चीज। सर हमको तो बस बस सामने स्क्रीन हो, बस ये पढ़ ले, हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। तो एग्जाम में तुम्हें ही तो देना एग्जाम, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा तो तुम एग्जाम कैसे दोगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो खुद का दिमाग चलाओ। मेरा इतना अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली जो मैंने आज दी है आपको, कि 7 सिंस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप लिख कर दें और प्लीज ग्रुप में भेजें एक पेपर। हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको क्लास? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम अधिष्ठान आईएएस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि क्विजेज भी बहुत सारी चल रही हैं, और 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दिया अभी से ही, राइट, जिससे कि आपको लास्ट के अंदर कोई लोड ना है। इस बार अधिष्ठान आईएएस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स में अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अगस्त को, इकोनॉमिक्स का बैच। बिलीव मी और नॉट, दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल फियर रखता है वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरे अच्छे अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे, राइट।
बहुत सारी चीजें जो होंगी, ठीक है, रिपोर्ट्स जो हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वेज, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। और मैं बिलीव मी कि ये आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपका एक पूरी प्रिपरेशन को आपको एक बहुत धार दे सकता है ये वाला बैच, ठीक है। इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि एक लिंक दे रखा है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम इस बैच को कैसे लेकर जाएंगे। डे वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा, राइट। आपको हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे के अंदर कैसे यूज करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे डालना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स को मिक्स करके हमको चीजें लिखनी होती है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे।